अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अब्सार आलम लाइव। बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। जंगों का मौसम है, पहले पाकिस्तान इंडिया चलता रहा और अब रूस और यूक्रेन से जो खबर आई है वो ये है कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर अटैक किया है। उस अटैक की कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं और फिर उसको एनालाइज भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो जंगों का मौसम है, इसमें जाहिर है ये वाली जंग अभी शुरू तो नहीं हुई, लेकिन ये जो एक इतने बड़े लेवल के ऊपर एक अटैक हुआ है रशिया के अंदर, इस अटैक को कैसे देख रहे हैं आप कि रूस एक बहुत छोटा मुल्क और उसके बाद इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रिसीजन स्ट्राइक्स इनसाइड रशिया। तो हाउ आर यू सीइंग ऑल एक तो दीस ये जंग थिंग्स? आपने कहा शुरू नहीं, जंग तो शुरू 3 साल से। यस। ये उसमें एक नया मोड़ आया है और बहुत अहम मोड़ है जिसका आपने जिक्र किया। छोटे मुल्क ने बड़े मुल्क के साथ जो किया है, इस पे हम आते हैं। लेकिन आपने शुरू में एक बात की, तो मैं आपकी बात को और यंगस्टर्स जितने भी हैं उन सब की मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों की सोच एक ज़माने की एक तरह की होती है। तो आप जिस ज़माने से हैं उसकी सोच एक तरह सी है। तो ये जो जंगों का मौसम होता है ना, ये जंगें जो हैं ये फन नहीं होती, ये वीडियो गेम्स नहीं है। यस। और हमें लगता है मॉडर्न इरा है ना, तो अब टीवी पे बैठ के, अब तो आपके वफाकी वुज़रा की भी बात करें, कैबिनेट के लोग भी बैठ के टीवी पे जंग देख रहे होते हैं। जो तो वो जंग जो है, इट्स नॉट अ वीडियो गेम, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट। ये इसमें लोगों की जाने जाती हैं। तो इसको कभी भी नॉन सीरियसली डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए जंग को। हाँ, अगर आपके ऊपर हमला, मुल्क की बात है, आप मुल्क के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं ना, वो जब एक दूसरे को शिकस्त भी दे देती हैं तो वो अनाइलेट नहीं करती हैं एक दूसरे को, बिल्कुल तबाह बर्बाद ख़त्म नहीं कर देती, क्योंकि ये जंगी उसूलों के खिलाफ है। और वो मैं आपको इसलिए ये बात करूँ कि ये जंगों का मौसम जो है ना, हमारे यहाँ पतंगबाजी का मौसम होता था, आता था, कबूतरबाजी का मौसम आता था, लेकिन हम देख रहे हैं बारिशों का मौसम आता था, तो सर्दियों का मौसम आता था। तो अब ये जंगें हो रही हैं ना, ये बड़ा खतरा, बहुत बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। और जो एक रात पहले ये जो हुआ है, कल रात तो लोगों को लग रहा था कि शायद दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि इतना खतरा था रूस और यूक्रेन जंग का। और अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई, अगर रूस न्यूक्लियर अटैक कर दे, अभी भी जिसका खतरा है, नहीं किया उसने, शुक्र है, अगर कर दे खुदा ना खास्ता, तो जाहिर है उसमें फ्रांस ने भी मदद की है यूक्रेन की, जर्मनी ने भी की है, बरतानिया ने भी की है, और यूरोपियन कंट्रीज ने भी की है। तो उसके जवाब में दूसरे इन मुल्कों को भी, फ्रांस और बरतानिया के पास तो न्यूक्लियर पावर्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है ना, तो उन्हें करना पड़ेगा जवाबी हमला। तो एक पूरी दुनिया एक दूसरे को तबाह करने वाली बात, अमेरिका भी बीच में पड़ जाता, इधर पाक इंडिया भी कुछ ना कुछ शुरू हो सकता है। तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए जंग की, और कुरान में भी ये कहा गया कि जंग से पनाह मांगो, लेकिन अगर आपके ऊपर मुसल्लत कर दी जाए तो फिर बुनियानुल मरसूस की तरह लड़ो, बट हाउ डू यू आनी सी दीवार की तरह। दीज जो अटैक्स हुए हैं रशिया के अंदर, और जो ड्रोन्स, छोटे ड्रोन्स यूज करके, और ये बताया जा रहा है कि $7 बिलियन तक की जो रशियन वो हैं इक्विपमेंट वगैरह, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये मॉडर्न वॉरफेयर में कितना इम्पोर्टेंट है कि अनमैन्ड वेपन्स यूज करके देखिए, आपने $7 अरब का नुकसान ही, बल्कि $7 अरब का उनका नुकसान हो गया है। और ये बात, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इसमें एक महीने के अंदर अंदर दो बातें स्टैब्लिश हुई हैं इस दुनिया में, कि एक तो छोटा मुल्क हो, अगर छोटी ताकत हो, बड़ी ताकत के साथ उसकी जंग हो जाए, तो अगर वो यहाँ से स्मार्ट है और उनके वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जानते हैं, तो वो अपने एक चींटी भी हाथी को गिरा सकती है। पहले हमने भारत के साथ ये किया, और हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मल्टी जोन ऑपरेशन जो है, मल्टी रोल ऑपरेशन जो उन्होंने करके दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस की, साइबर की, सारी चीज़ें उन्होंने जो मिक्स करके, उसके इंटीग्रेट करके जो जवाब दिया इंडिया को और शिकस्त दी, उससे ये साबित हुआ कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क और इंडिया बहुत बड़ा मुल्क, मईशत बहुत बड़ी, फौज बहुत बड़ी फौज होना इज नॉट कि सक्सेस की गारंटी नहीं करता, गारंटी ऑफ सक्सेस। अभी आप देखें, रूस की भी 15 लाख फौज है, तो जमीनी वॉर तो हुई नहीं ना पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, ना यूक्रेन और रूस के दरमियान। तो पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, दिमाग का इस्तेमाल किया, शिकस्त दी अपने से बड़े दुश्मन को। अब यूक्रेन ने किया, 3 साल हो गए जंग को, और रूस का भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन यूक्रेन का तो बहुत नुकसान हो चुका है ना इन 3 सालों में।
और उनके बहुत लोग भी मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद आप रेजिलियंस देखिए छोटे मुल्क की, उन्होंने ये खिलौने हैं, एक्चुअली ये खिलौने हैं, ये वो वाले ड्रोन्स नहीं है जो मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं, ये क्वाडकॉप्टर्स हैं। ये जो टॉय शॉप्स पे मिलते हैं, और लेकिन जरा जाहिर है अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसके अंदर बॉम्ब्स भी फिट हो सकते हैं और वो इतना बोझ उठा सकते हैं। तो उन्होंने इसको 1.5 साल तैयारी की इसकी, 1.5 साल से वो इस पे लगे हुए। 117 क्वाडकॉप्टर थे, सिर्फ 117, और तकरीबन इनकी कीमत जो है कोई 40,000 रुपए कहते हैं, कोई 50,000 रुपए, इसके करीब करीब ही है कोई, कि ये इतने महंगे हैं। और ये देखें नुकसान इसने कितना किया, चंद $100 ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर दिया, और कोई नुकसान नहीं हुआ यूक्रेन का, ना कोई बंदा मारा गया, ना कोई इनका और नुकसान हुआ। वो जो ऑपरेशन करने गए अंदर, वो वापस भी निकल आए बड़े आराम से। तो ये जो स्मगल किया है अंदर ट्रक्स के जरिए, यही असल इनका मुश्किल काम था। उसके बाद उन्होंने वहीं करीबी बेसिस के करीब अपने कंट्रोल रूम्स बनाए थे। एक क्वाडकॉप्टर को एक बंदा कंट्रोल कर रहा था, यंग, अच्छा, यंग लड़का या लड़की। और वो दूर से कर रहा था या उस करीब एरिया जितनी रेंज होती है, जितनी रेंज तक वो क्वाडकॉप्टर जो है वो उसकी एक रेंज होती है ना। आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ हमारे समा के भी कैमरामैन जो हैं वो भी क्वाड कैमरा क्या कहते हैं उसे, ड्रोन कैमरा कहते हैं, ड्रोन कैमरा कहते हैं उसको। तो वो उसके तो हाथ पे एक रिमोट कंट्रोल होता है जिससे वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उसकी एक लिमिट है, उससे आगे या पीछे नहीं वो जा सकता। तो इतनी ही करीब थे वो, और उन्होंने वो किया है, और सब कुछ तबाही करके वो वहां से निकल आए हैं, और रूस मुंह देखता रह गया। तो टेक्नोलॉजी जो है वो की है अब मॉडर्न वॉरफेयर की। अब आपके पास बहुत बड़े, आप इस टॉय वेपन से आप एटम बम भी तबाह कर सकते हैं उसके अंदर मुल्क में, जहां पे आप ये भेज रहे हैं आप। तो ये एक बहुत, दोनों जो वाकयात हुए हैं, इन्होंने एक नई सोच को जन्म दिया है, और इसमें अब नई जो है वॉर गेमिंग होगी, नई स्ट्रेटजीज बनेंगी, नई डॉक्ट्राइन्स बनेंगी, और आप देखिएगा कि अगले आने वाले चंद सालों में जो पूरी चेंज हो जाएगी, जो वॉर मशीनरी है उसकी फोकस जो है वो इन ड्रोन्स पे और क्वाडकॉप्टर्स पे हो जाए। यू थिंक इससे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड भी जो है वो कम हो रहा है, या मतलब उसका खतरा अभी नहीं है इतना इस तरह की वॉर? नहीं, देखिए खतरा तो है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का खतरा मेरा नहीं ख्याल कम हुआ है। उसकी वजह यह है कि जितना नुकसान हुआ है रूस का, अब वो क्या करे, या तो वो शराफत दिखाए जो उसे नहीं दिखानी, कि वो सीज फायर कर ले और बैठ जाए आराम से, या उसको ये डर हो कि अगर मैंने न्यूक्लियर वेपन्स चलाए तो मेरे खिलाफ भी चलेंगे, तो फिर हो सकता है। अभी तो यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये एक बड़ी ही डेंजरस सूरत हाल है, और इसकी जाहिर है इसका काउंटर भी कोई ना कोई निकलेगा। अब ये एक और मैं मिसाल आपको छोटे मुल्क की और बड़े मुल्क की देना चाहता हूँ, वो है इसराइल की और फलस्तीन की। ईरान ने भी इस टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की की, और उसने हिजबुल्लाह को भी दी थी, और हिजबुल्लाह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ये यूज करेगा इसी तरह, जिस तरह का हमला यूक्रेन ने किया है रूस पे, क्योंकि हिजबुल्लाह फलस्तीनी भी बहुत ज्यादा इसराइल के अंदर हर जगह है ना, तो यूक्रेनियन भी अंदर चले गए थे ना रूस के, ये जिन्होंने जाके ऑपरेट किया है। मैंने आपको बताया कि 117 है, तो 117 ही अपने अपने लैपटॉप पे या उससे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे थे। तो वो भी कर सकते थे, और ये प्लान में था भी, लेकिन वो जाहिर है उन्होंने हौसला नहीं दिखाया हिजबुल्लाह ने, फॉर नंबर ऑफ रीजंस। उसमें एक रीजन ये भी कही जाती है कि वो नहीं चाहते थे कि ये एस्केलेट हो जाए मजीद। अच्छा, अब इससे ज्यादा एस्केलेशन वैसे क्या होगी, सारा तो उन्होंने तबाह कर दिया। और फिर ये कि उनका मेरे ख्याल उन्होंने हिम्मत नहीं की, यूक्रेन ने हिम्मत की, और यूक्रेन ने तो अपने ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर जो हैं, कुछ दिन पहले पुतिन के जो त्यारे की सिक्योरिटी के इर्द गिर्द जो त्यारे होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वहां तक वो ले गए थे उनको। तो ये इंफॉर्मेशन, नंबर 1 इंफॉर्मेशन आपके पास हो, नंबर 2 टेक्नोलॉजी हो, और उसका यूज करने का आपका डिसीजन मेकिंग पावर हो। तो ये 3 चीजें मिलकर आप मॉडर्न वॉरफेयर को डिफाइन करेंगी। और पाकिस्तान ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, तीनों चीजें थी, इंफॉर्मेशन थी, टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन थी, पाकिस्तान ने जो की है जुगाड़ लगाई है,
और तीसरा डिसीजन लेना कि हमने इनके तैयारे गिराने हैं। एयर चीफ ने कहा अपने पायलट्स को कि जितने मिसाइल तुम लोग जहाज पे लगा के ले जा रहे हो, और हमारे 40 जहाज एयरबोर्न थे, उनका कोई मिसाइल वापस मत लेके आना। मतलब इतनी खुली उन्हें इजाजत दी गई, उन्हें अथॉरिटी दी गई, अथॉरिटी उन्हें दी गई कि आप ये करें, तो उससे हौसला बढ़ता है ना पायलट का भी, और वो क्लैरिटी आती है। इसी तरह फिर जब हमने जवाबी हमला किया, उसमें भी आपको डिसीजन नजर आता है कि इंडिया के जितने बेसिस पे और जिस तरीके, तो इस यहाँ भी जो यूक्रेन और रूस में ने उसमें भी आपको एक डिसीजन मेकिंग पावर और रिस्क टेकिंग डिसीजंस ये नजर आता है, लेकिन इससे एस्केलेशन भी हो सकती है। और वो जाहिर है उस पे भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है रात को कि खुद तो बंकर्स में चली गई है यूक्रेनियन लीडरशिप, लेकिन अवाम मर जाएंगे। अब अवाम, पहले भी अवाम बहुत मर रहे हैं, अब मजीद मरेंगे अगर रूस उस पे हमला कर रहा है जो मुसलसल। तो इसलिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि आप टेक्नोलॉजी को किस हद तक कितना इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये 3 एलिमेंट्स मॉडर्न वॉरफेयर क्यों। अब टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दुनिया को टेररिज्म का भी तो एक खतरा मौजूद है। अगर ये इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी टेररिस्ट्स के हाथ लगती है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुतासिर भी है इस टेररिज्म से, हाउ डू यू सी इट प्लेइंग आउट कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? वेरी वेरी डेंजरस। और इस पे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके अंदर इस बात पे बात हो रही है। अच्छा। और सीरियस गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि मेरा ख्याल है, मैं ये अपनी याददाश्त से बता रहा हूँ जो गलत भी हो सकती है, कि कुछ दिन पहले एक ड्रोन गिराया गया था जो टीटीपी या बीएलए के पास था। तस्वीरें देखी थी मैंने, टीटीपी के पास तो हैं क्वाडकॉप्टर टाइप या ड्रोन छोटे, और अमेरिका भी कुछ जो असला पीछे छोड़ के गया उसमें भी ड्रोन्स हैं। वो बीएलए के पास भी मैंने एक दफ़ा खबर शायद पढ़ी थी कि उनके पास भी कोई था। तो वो मॉनिटर कर रहे हैं सिर्फ हमारी फोर्सेस को, या वो इसके ज़रिए वेपन्स भी कोई इसी तरह का लगा के भिजवा सकते हैं। ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है इस सेंस में कि अगर उनके पास आ गए तो वो तो जाहिर है हमारे अंदर भी तो बैठे हुए हैं ना, जो जिसे स्लीपिंग सेल्स कहते हैं। तो कहीं भी बैठ के इस बिल्डिंग के करीब कहीं बैठे हो, ये बिल्डिंग टारगेट हो, तो यहाँ से कुछ मीटर्स के फासले पे वो किसी कमरे में बैठ के कंट्रोल करेंगे और यहाँ पे वो धमाका कर सकते हैं। तो ये एक रियल थ्रेट है और इस पे काम हो रहा है, और इसकी बहुत कंसर्न्स हैं इसके बारे में, और इसके जवाब, इसकी तैयारी, इसके लिए प्रिवेंशन के लिए भी कोई तरीका है? प्रिवेंशन के लिए हैं, गैजेटरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि जो ड्रोन जो है ना, ये क्वाडकॉप्टर ये सिर्फ टॉय नहीं रहेगा। अब खास तौर पे इस वॉर के बाद अब ये इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में जिसका दिल करता है वो ड्रोन है उसके पास, क्वाडकॉप्टर्स हैं उनके पास, और क्या वो लाइसेंस हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है कहीं या नहीं है, ये पाकिस्तान को इस पे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा, ताकि, और इसको कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, इट इज अ पोटेंशियल वेपन नाउ। तो अगर आप पिस्टल खरीदने जाते हैं जिससे आप एक वक्त में एक गोली चला सकते हैं सिर्फ, और उससे भी हो सकता है बंदा मरे या ना मरे, तो उसके लिए तो आपको लाइसेंस भी बनाना पड़ता है, उसकी अंदराज करवाना पड़ता है, उसका खरीदार जो कौन है वो, उनका सारा डेटा, बेचने वाले का डेटा रखना पड़ता है। तो अब ये जो क्वाडकॉप्टर है इसके नीचे अगर कोई बॉम्ब बना के लगा दे, और तो ये आई थिंक इट्स अ पोटेंशियल वेपन, वेरी डेंजरस वेपन। इसको रेगुलेट करने के लिए पूरी इस स्पेस को, एयर स्पेस को, अब पाकिस्तान को कानून साजी भी करनी चाहिए और इस पे थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इट्स अ गुड स्पोर्ट, बट एट द सेम टाइम इट्स डेंजरस एज वेल। तो कुछ हमें, जब मैं रेगुलेट करने की बात करूं तो उसका ये मतलब नहीं कि पाबंदी लगा दी जाए, इसका मतलब रेगुलेट किया जाए कि जिसके पास है वो रजिस्टर करे। मतलब चीन है, चीन में 20 लाख क्वाडकॉप्टर और ड्रोन्स ये रजिस्टर्ड है, आम लोगों के पास है, कमर्शियल इदारों के पास है, डिलीवरी करने वाले इदारों के पास है। दुबई में पिज्जा डिलीवरी भी हो रही है शायद, और चाइना में भी हो रही है। तो ये जो है ना, इसके इवॉल्व करना पड़ेगा यानी टेक्नोलॉजी के साथ। आपको पता हो कि फर्ज करें किसी पिज्जा शॉप का क्वाडकॉप्टर उनके पास 4 हैं, वो किस वक्त उड़ के कहाँ जा रहा है, ये आपके पास पूरा डेटा लाइव आ रहा हो, तो इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो नहीं है कि उसमें वो
पाबंदी इज नॉट द सोल्यूशन, पाबंदी इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि फिर टेक्नोलॉजी पे आप पाबंदी लगाएंगे, नहीं लगा और वो भी टेक्नोलॉजी जो कमर्शियल है, जो टॉय के तौर पे आई है, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो क्वाडकॉप्टर है, इट्स अ स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, कमर्शियल टेक्नोलॉजी, यहाँ से ग्रेजुएट करके अब मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई है। तो फर्क है। जो इंटरनेट था वो पेंटागन ने बनाया था, वो डिफेंस मिनिस्ट्री वहाँ की जो GHQ है उसने बनाया था, आपस में बात करने के लिए इंटरनेट था वो। उसकी वो फिर अब इंटरनेट बन गया, पूरी दुनिया में कमर्शलाइज हो गया। तो मोस्टली टेक्नोलॉजी पहले आती मिलिट्री के लिए है, जैसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर बॉम्ब पहले बना, न्यूक्लियर पावर बाद में आई, बिजली बाद में बनी है, पहले बॉम्ब बनाया गया। तो मिलिट्री से ट्रांसफर हुई है कमर्शियल उसकी तरफ। लेकिन ये पहला मौका है, चंद एक मौके में से ये मौका है जिसमें जो कमर्शियल यूज में है टेक्नोलॉजी वो मिलिट्री लेवल पे चली गई है और उसको मिलिट्री यूज उसका किया गया है। तो इसलिए कमर्शियल एक्टिविटी हर्ट किए बगैर इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान में ज़ाहिर है दहशतगर्दों के पास अगर ये चला गया तो इट्स अ बिग बिग डेंजर। All right, thank you so much. That is it for today. Thank you for listening. Take care. Dafis.